द ग्रिफन वेब सीरीज सेशन 1 एपिसोड नंबर 6। एपिसोड नंबर 6 की भी शुरुआत एपिसोड नंबर 5 के एंडिंग से ही होती है, जहां पर हम लोग मीमो और माइक को देखते हैं जो इस समय थॉमस को बचाने के लिए ब्लैक टावर की दुनिया के अंदर आए हुए हैं। लेकिन अब मार्क जो अपने भाई को बचाने के लिए काफी समय से इस जगह पर सीइंग वाले स्लेव हंटर्स का वेट कर रहा है। इस चीज से वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जिस कारण से उसकी और मीमो की आपस में बहस हो जाती है। तो मीमो भी गुस्से में मार्क को उसकी पास्ट लाइफ याद दिलाना शुरू कर देता है, जिसमें उसके डैड का मौत का जिम्मेदार वो मार्क को ही ठहराता है। तो इस बात से मार्क भी इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो मीमो को बुरी तरह से पीटना शुरू कर देता है। तो अब एपिसोड नंबर 6 में स्टार्टिंग में हम लोगों को मीमो दिखाया जाता है, जो उसी ब्लैक टावर की दुनिया में अपनी उस छोटी सी झोपड़ी के पास ही लकड़ियां काट रहा होता है। अपनी उस झोपड़ी के पास से मार्क की आती हुई आवाज सुनता है, तो वो जल्दी से वहाँ पहुँचता है। और अब मीमो वहाँ पर जो हो रहा होता है उसे देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि इस समय मार्क सेम टू सेम उसी के जैसे एक हमशक्ल को काफी बुरी तरह से पीट रहा होता है। इसका मतलब मार्क इस समय जिसको पीट रहा है वो असली मीमो नहीं है। और अब ये चीज मार्क के लिए भी काफी ज्यादा हैरान करने वाली होती है। लेकिन अब मार्क के रुकते ही वो मीमो का हमशक्ल एकदम से इनविजिबल हो जाता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर उस चीज के पैरों के निशान रेतों पर प्रिंट होते रहते हैं, जिसे देखकर मीमो जल्दी से एक लकड़ी काफी तेजी से उसकी ओर फेंक कर मार देता है। और अब इसी कारण से वो चीज भी अपने असली रूप में आ जाती है, और ये और कोई नहीं वो ही मायावी जादूगर होता है, जो किसी का भी रूप ले सकता है। और यही इस समय जो यहाँ पर मार्क के माइंड से खेलने आया था द ग्रिफन के ऑर्डर पर। तो अब मार्क और मीमो उस मायावी को अच्छी तरह से बांधते हैं, अपना बंदी बना लेते हैं। लेकिन वो मायावी दोबारा से खुद को बचाने के लिए मीमो और मार्क के दिमाग से खेलना शुरू कर देता है, जिसमें वो कभी मीमो के डैड का रूप लेकर और कभी मार्क के डैड का रूप लेकर उन दोनों को पागल बनाने की कोशिश करता है। मगर अब ये दोनों ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि ये केवल अपना भेष बदलकर उन दोनों को पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। मगर अब मार्क उस बहरूपीय जादूगर को जिंदा जलाने की धमकी देकर उससे सच्चाई निकलवाता है कि उसको यहाँ पर किसने भेजा है। और अपनी जान बचाने के लिए वो मायावी भी उनको सच सच बताता है कि उसको यहाँ भेजने वाला ग्रिफन ही है, जो उसके बारे में अच्छी तरह से जानता है कि वो इस समय यहाँ पर है। और साथ में वो मायावी मार्क को ये भी बताता है कि ग्रिफन ये चाहता है जितना ज्यादा गुस्सा और नफरत उसके अंदर बढ़ती रहेगी, उतना ही फायदा ग्रिफन को होता जाएगा, क्योंकि ग्रिफन को इंसानों की दुनिया में जाने के लिए मार्क को हराना होगा। और मार्क ग्रिफन से तब तक लड़ाई नहीं करेगा जब तक उसके अंदर काफी ज्यादा नफरत और गुस्सा नहीं होगी। और यही कारण है जब जब मार्क को काफी ज्यादा गुस्सा और नफरत फील हुई, तब तब ग्रिफन को फायदा होता रहा। और अभी भी ये जादूगर यहाँ पर मार्क के डैड का रूप लेकर उसे गुस्सा नफरत ही पैदा करने की कोशिश कर रहा था। अब कुछ ही समय में ग्रिफन के वो सींग वाले स्लेव हंटर भी मार्क को लेने के लिए उसके कैंप तक पहुंच जाते हैं। लेकिन मार्क और मीमो ने जो पहले से ही अपनी उस झोपड़ी के आसपास काफी सारे ट्रैप लगा रखे होते हैं, उनकी मदद से उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि वहाँ पर हंटर पहुंच चुके हैं। तो वो लोग अब उस मायावी को दोबारा से छोड़ देते हैं, क्योंकि उसने उनको सब कुछ सच सच बता दिया होता है। और वो जल्दी से वहाँ से अपना सारा सामान लेकर दूर जाकर छुप जाते हैं, क्योंकि मीमो और मार्क का प्लान ही यही था कि जैसे यहाँ पर स्लेव हंटर पहुँचते हैं, वो लोग उनका पीछा कर उस माइनिंग तक पहुँच जाएंगे जहाँ पर थॉमस इस समय इन सबके लिए गुलामी कर रहा है। अगर ये सभी हंटर्स जो मीमो और मार्क को ढूंढने आए थे, इन सब का लीडर मीमो और मार्क की ये चाल समझ जाता है कि वो दोनों इस समय उन सभी हंटर्स पर नजर रखे हुए हैं। और वो अपने सभी हंटर्स को ये ऑर्डर भी देता है कि उन लोगों को अब दोबारा से चुपचाप अपनी खदान तक जाना है, क्योंकि ये दोनों ही मतलब इस समय जो भी हो रहा है वो सब कुछ ग्रिफन के प्लानिंग के हिसाब से हो रहा है। और ये हंटर्स खुद भी चाहते हैं कि मार्क उस खदान तक पहुंच जाए जहां वो उसको पकड़ सके। दूसरी तरफ इंसानों की दुनिया में जहां अभी अभी डिटेक्टिव और पेट्रा ने अपनी आंखों से उस क्रीचर को सबके ऊपर अटैक करते हुए देखा था, मगर कुछ ही सेकंडों में वो क्रीचर अपने आप ही एक बड़े से भालू में बदल गया। अब इस चीज से पेट्रा और डिटेक्टिव ये बात समझ जाते हैं कि उस क्रॉनिकल बुक में लिखी हुई हर बात सच है। और अब डिटेक्टिव पेट्रा को एक पुरानी बात बताता है, और ये बात उस समय की थी जिस समय पेट्रा के हस्बैंड कार्ल की मौत हुई थी। और डिटेक्टिव के अकॉर्डिंग जिस समय वो लोग कार्ल के मरने के बाद उसकी उस वर्कशॉप के अंदर घुसे थे, उन लोगों को वहां पर कार्ल की बॉडी का एक भी हिस्सा नहीं मिला था। और यहाँ तक उसकी राख के अंदर भी उसकी बॉडी के अवशेष नहीं थे, मानो जैसे कार्ल उस जगह से अपने आप गायब हो गया था। इसी के बाद जब डिटेक्टिव ने ये बात अपने सीनियर्स को बताई, तो उसके सीनियरों ने भी इस बात को पूरी तरह से दबा दिया। और इस केस को दबाने में सबसे बड़ा हाथ पब्लिक प्रोसिक्यूटर का था, जो खुद कार्ल के केस को हैंडल कर रहे थे। असलियत में दोस्तों
वो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर था वो कोई और नहीं, कोई मायावी जादूगर था जो किसी का भी रूप ले सकता था। और काल के केस को दबाने के लिए उसने पूरे पुलिस स्टेशन को ही अपनी पावर से कंट्रोल में कर लिया था, जिसके बाद काल के केस को आराम से दबा दिया गया और साथ में काल से रिलेटिव सभी फाइलों को भी पूरी तरह से मिटा दिया गया। और आज जो उसने अपनी आंखों से देखा उसके बाद उसे पक्का भरोसा हो गया कि ब्लैक टावर नाम की दुनिया असल में है। यहाँ दूसरी तरफ बैकी, जिसके डैड खुद भी एक मायावी जादूगर है, वो उसका दिमाग कंट्रोल कर उसको अपने साथ पार्टी से घर लेकर आ जाते हैं और अब जाकर वो उसे रिलीज करते हैं। अब होश में आते ही बैकी को भी ये बात समझ में नहीं आ रही होती है कि वो पार्टी से एकदम घर कैसे पहुंच गई। तो अब डॉक्टर पीटर, कि खुद एक मायावी है, वो बैकी को समझाते हैं कि वो उसको हॉस्पिटल से घर लेकर आए हैं क्योंकि वो पार्टी के अंदर बेहोश हो गई थी। मगर साथ में अब टेलीविजन के ऊपर भी पार्टी में हुए उस अटैक के बारे में न्यूज चलाई जा रही होती है, लेकिन इस न्यूज के अंदर भी यही बात बताई जा रही होती है कि पार्टी के अंदर एक काफी बड़ा भालू घुस गया था, जिसके अटैक से काफी सारे लोग घायल हो गए। मगर बैकी ये न्यूज देखते ही ये बात अपने डैड को बताने की कोशिश करती है कि वो कोई भालू नहीं था, वो एक काफी खतरनाक क्रीचर था जिसे उसने खुद अपनी आंखों से देखा और वो क्रीचर उसी क्रॉनिकल बुक के अंदर से आया था। तो अब डॉक्टर पीटर उस बुक का नाम सुनते ही बैकी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अब वो बैकी को ये भी धमकी देते हैं कि अगर उसने अब दोबारा से उस बुक के बारे में बात या सोचने की कोशिश करी तो वो उसको सीधा ही मेंटल हॉस्पिटल भेज देंगे, क्योंकि अब मार्क और थॉमस की तरह उसका भी दिमाग उस बुक के कारण खराब होने लगा है। अब बैकी भी अपने डैड की इस बात से काफी ज्यादा दुखी होकर अपने रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ सारा, जिसको इस समय उसके पेरेंट्स ने उसके घर में बंद कर रख रखा है, वो भी जब ये न्यूज टीवी के अंदर देखती है कि बेन की पार्टी के अंदर एक काफी खूंखार भालू ने अटैक कर दिया जिसमें माया काफी ज्यादा घायल हो गई है, तो वो भी अब अपने दोस्तों से मिलने घर से निकल जाती है। यहाँ दूसरी तरफ उस ब्लैक टावर की दुनिया के अंदर मीमो और मार्क अपने प्लान के अकॉर्डिंग उन सभी स्लेव हंटर्स का पीछा करना शुरू कर देते हैं, जो कि इस समय सीधा उस माइनिंग तक जा रहे हैं जहाँ पर थॉमस है। और कुछ ही समय बाद वो लोग उस माइनिंग तक पहुँच जाते हैं जहाँ इस समय काफी सारे इंसानों से बड़े बड़े पत्थरों को निकलवाया जा रहा है। अब माइनिंग तक पहुँचते ही उन सभी स्लेव हंटर्स का वो सेनापति जाकर सीधा ही एक इंसान से मिलता है जिसका नाम सैरन होता है, और इस इंसान के आगे ये स्लेव हंटर भी अपना सर झुकाकर उसे अपना बॉस बताता है। और ये एक काफी अजीब बात होती है क्योंकि ये सभी स्लेव हंटर्स इंसानों का शिकार करते हैं, मगर इस समय ये एक इंसान के आगे अपना सर कैसे झुका रहा है। और अब इन दोनों की बातों से हमें ये पता चलता है कि सैरन को ग्रिफन ने खुद ये पावर दी है। सैरन भी ग्रिफन के मिशन को पूरा करने में उसका साथ दे रहा है ताकि ग्रिफन जल्दी से इंसानों की दुनिया में जाकर उस दुनिया को भी अपना गुलाम बना सके। तो अब वो स्लेव हंटर्स का सेनापति सैरन को ये बात बताता है कि वो लड़के उनके वहाँ जाने से पहले ही वहाँ से जा चुके थे, लेकिन सैरन भी ये बात पहले से ही जानकर वो लड़का जिसका नाम मार्क है, जो दोनों दुनियाओं में अपनी शक्ति से ट्रैवल कर सकता है, वो उन सबका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गया है। और अब किसी भी कीमत पर वो लड़का यहाँ से जाना नहीं चाहिए। इस चीज के लिए भी वो सभी हंटर्स को तैयार रहने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ मार्क और मीमो, जो इस बात से अनजान है कि सभी स्लेव हंटर ये बात पहले से ही जानते हैं कि वो लोग उनका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गए, वो अब दोबारा से इन सभी गुलाम इंसानों में अपने भाई थॉमस का पता लगाने के लिए दोबारा से उस पहाड़ी के ऊपर एक स्पीकर लगाकर उसमें काफी म्यूजिक चला देते हैं। और ये म्यूजिक सुनकर थॉमस भी समझ जाता है कि उसका भाई उसे बचाने के लिए यहाँ आ गया है, मगर साथ में सभी स्लेव हंटर भी इस चीज से एक्टिव हो जाते हैं और वो सीधा ही थॉमस को पकड़कर उस माइनिंग वाली खदान के अंदर बने हुए एक जेल के अंदर जाकर बंद कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उसका भाई उसे लेने के लिए यहाँ जरूर आएगा। मगर दूसरी तरफ से ये सब कुछ देखकर मीमो मार्क को ये बात बोलता है कि वो जल्दी से अपनी पावर से टेलीपोर्ट होकर नीचे खदान में जाकर अपने भाई को लेकर आ सकता है। पर अब मार्क मीमो को ये बात बताता है कि वो केवल उस जगह पर खुद को टेलीपोर्ट कर सकता है जो जगह उसने पहले से देख रखी है, और माइनिंग के अंदर की जगह उसने आज तक नहीं देखी है। इस सिचुएशन में वो खुद को माइनिंग के अंदर टेलीपोर्ट नहीं कर सकता है, तो उन लोगों को किसी भी तरह से खुद नीचे जाकर थॉमस को बचाकर लाना होगा, और ये सब रात होने पर करेंगे। अब रात होते ही सबसे पहले मीमो सभी स्लेव हंटर्स का ध्यान बटाने के लिए उन सबके सामने आ करता है, अपने पीछे लगाकर उन सबको अपने पीछे लगाकर माइनिंग से दूर अपने पीछे भगाने लगता है। और दूसरी तरफ मार्क जल्दी से अब खदान के अंदर जाकर अपने भाई थॉमस से मिलता है, मगर यहाँ पर मौजूद सभी स्लेव हंटर जो पहले से ही जानते हैं कि मार्क यहाँ पर आने वाला है, वो मार्क के लिए पहले से यहाँ पर ट्रैप बनाकर रखते हैं, जिसमें वो यहाँ मार्क के आते ही उस कैद खाने का दरवाजा बंद कर देते हैं। लेकिन इस सबसे मार्क को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो खुद को टेलीपोर्ट कर सकता है। तो
अब वो जल्दी से अपने भाई को लेकर अपनी पावर्स की मदद से खुद को वहाँ से बाहर निकालने के लिए टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी वो खुद को टेलीपोर्ट नहीं कर पाता है। और थॉमस के देखने पर उसे पता चलता है कि इस जगह पर चारों तरफ एक काले कलर का अलग सा कीचड़, चारों तरफ एक कीचड़ की मट्टी लगाई हुई है और इसी के कारण से मार्क की पावर काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि इस काले कीचड़ का काम ही यही है कि वो इंसान के दिमाग में जाकर उसके दिमाग की पावर को कम कर देता है, जिस कारण से सामने वाला इंसान अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पाता है। और साथ में इस कीचड़ के कारण सामने वाला इंसान अपनी पावर कुछ घंटों तक और यूज नहीं कर सकता है। और अब इन सभी स्लेव हंटर्स के ट्रैप के कारण थॉमस के साथ मार्क भी उस जगह पर फंस जाता है। यहाँ इंसानों की दुनिया के अंदर अब सभी दोस्त मिलकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इस समय माया काफी बुरे हाल में होती है और डॉक्टर से उन सबको ये बात पता चलती है कि माया का ब्रेन पूरी तरह से डैमेज हो चुका है और उसको रिकवर करना नामुमकिन है। और अब डॉक्टरों के अकॉर्डिंग वो लोग उसको इसी हाल में मारने वाले हैं। इस बात से सबसे ज्यादा दुखी बेन होता है। अब यहाँ ब्लैक टावर की दुनिया के अंदर अब थॉमस दोबारा से अपनी पॉकेट से द लॉट निकालता है, जिससे वो लोग ग्रिफन को मार सकते। अब मार्क दोबारा से उस लॉट को अपने हाथों में ले लेता है और ऐसा होते ही उस लॉट के अंदर दोबारा से पावर आ जाती है। और अब जब मार्क उस लॉट को उस कैद खाने की दीवार के ऊपर मारता है तो इसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो पूरी दीवार ही टूट जाती है। इससे उन दोनों का वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बन जाता है। दूसरी तरफ मीमो हंटर्स को, जो उन सभी स्लेव हंटर्स का ध्यान बटाने के लिए उनको अपने पीछे लगा लेता है। अब उनमें से 2 स्लेव हंटर मीमो को पकड़ लेते हैं। मीमो किसी तरह से उन दोनों स्लेव हंटर से अपनी जान तो बचा लेता है, लेकिन उन स्लेव हंटर में से एक स्लेव मीमो की 2 उंगलियां ही खा जाता है। दूसरी तरफ उस माइनिंग से बाहर आकर मार्क दोबारा से अपनी पावर यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन उस ब्लैक कीचड़ के कारण मार्क के दिमाग पर असर हो रखा है, जिस कारण से वो कुछ घंटों तक और अपनी पावर यूज नहीं कर सकता। अब इसीलिए उन लोगों को अपनी दुनिया तक लेकर जाने वाले उस डोर तक खुद ही पहुंचना होगा और इसके लिए उनको वहाँ पर एक स्लेव हंटर्स की खड़ी हुई जानवरों से चलने वाली गाड़ी भी मिल जाती है। पर इससे पहले वो दोनों वहाँ से निकल पाते, वहाँ पर एक स्लेव हंटर आ जाता है, लेकिन अब मार्क जिसके पास वो लॉट होता है वो उसकी मदद से उस स्लेव हंटर को जान से मार देता है। मगर एक अजीब सी चीज जो हम लोग इस समय देखते हैं, उस स्लेव हंटर को जान से मारने के बाद मीमो के चेहरे पर एक अलग ही खुशी होती है, जैसे उसे इसको मारकर काफी खुशी हो रही है। और तभी वहाँ मीमो भी पहुंच जाता है। तो अब वो तीनों ही जल्दी से उस जानवरों से चलने वाली गाड़ी को लेकर उस डोर तक पहुंचने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ अब जब ग्रिफन को ये बात बताई जाती है कि वो लड़का दोबारा से उनके हाथों से निकल गया, अब ये बात सुनकर ग्रिफन इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो इस बार खुद ही बाहर आ जाता है। और अब ये जो चीज एक काफी बड़ा उड़ने वाला दानव होता है, जो सीधा ही उड़कर मार्क को पकड़ने के लिए उनकी ओर निकल जाता है। दूसरी तरफ अभी मार्क ने जिस स्लेव हंटर को जान से मारा था, उस स्लेव हंटर को देखकर इन सभी स्लेव हंटर्स का लीडर काफी ज्यादा दुखी हो जाता, क्योंकि ये दूसरा स्लेव हंटर इस लीडर का आपस में रिलेशन था और अब इस चीज से ये लीडर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। दूसरी तरफ इंसानों की दुनिया में अब सारा को हॉस्पिटल से जाते हुए माया का वो कैमरा मिलता है, जिसके अंदर से उसे वो फोटो भी मिल जाती है, जिस फोटो के अंदर बेन बैकी को किस कर रहा होता है। तो अब सारा भी ये चीज देखकर काफी ज्यादा दुखी होती है। यहाँ दूसरी तरफ इस दुनिया के अंदर अब कुछ समय बाद ये तीनों उस डोर तक पहुंच जाते हैं। तो थॉमस अब दोबारा से इस डोर को इस तरफ से ओपन करने के लिए वो लॉट मांगता है, क्योंकि इस डोर को इस तरफ से ओपन करने के लिए उस लॉट की जरूरत होती है। मगर मार्क अब थॉमस को दोबारा से वो लॉट देने से मना कर देता है, क्योंकि उसे उसके ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि थॉमस पहले भी उन सबको धोखा देकर लॉर्ड ग्रिफन को मारने के लिए, क्योंकि थॉमस अभी भी ग्रिफन को मारने के लिए कुछ भी कर सकता है। और अब इसी बात से थॉमस भी काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और ये बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि थॉमस एक जोरदार पंच मार्क को लगा देता है, जिस कारण से मार्क वहीं पर बेहोश हो जाता है। और इसके बाद जब थॉमस वो लॉट से डोर को इस तरफ से ओपन करने की कोशिश करता है, तो ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि ये लॉट केवल मार्क के हाथों में ही काम करता है। और अब तक इनके पास ग्रिफन भी पहुंच जाता है। यहाँ इंसानों की दुनिया के अंदर डिटेक्टिव और पेट्रा सीधा ही बैकी के घर पहुंचकर उसे किसी तरह से उसके घर से निकालकर वो बुक लेकर सीधा ही उस डोर को खोलने के लिए चर्च की ओर निकल जाते हैं। यहाँ अब जब मार्क दोबारा से होश में आता है, तो वो देखता है कि अब उनके पास खुद ग्रिफन आ चुका है और ग्रिफन मार्क से बात करने के लिए थॉमस को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले चुका है। और थॉमस की मदद से ही अब ग्रिफन मार्क से बात करता है, जिसमें ग्रिफन मार्क को वो लॉट वापस देकर उससे लड़ाई करने के लिए मार्क को उकसाने लगा, क्योंकि ग्रिफन मार्क को हरा कर ही उसकी पावर पर कंट्रोल कर सकता है, जिसके लिए ये जरूरी है कि मार्क भी किसी तरह से उससे लड़ने के लिए रेडी हो जाए। और अब ग्रिफन भी इस चीज के लिए मार्क को गुस्सा दिलाना शुरू कर देता है। अब मार्क भी
अपने गुस्से में इससे पहले ग्रिफन के साथ लड़ाई करना शुरू करता है। उसके विजन में उसके डैड दिखते हैं जो अब उसे ये बात समझाते हैं कि वो नफरत को नफरत से नहीं हरा सकता और बजाय खुद गुस्से में आने के उसको ग्रिफन को गुस्सा दिलाना चाहिए। तो मार्क यही करता है और अब वो सीधा ही ग्रिफन को लड़ने से मना कर देता है, जिस चीज से अब ग्रिफन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। यहाँ दूसरी तरफ पेट्रा, डिटेक्टिव और बैकी उस चर्च के डोर तक पहुंचकर उस डोर को खोलने की कोशिश करती है, मगर बैकी को ये बात समझ में नहीं आ रही होती है कि वो मार्क के हिसाब से सभी बटन सही तरह से प्रेस कर रही है, मगर फिर भी ये डोर ओपन नहीं हो रहा है। और अब जब पेट्रा मार्क के लिखे हुए उस नोट को देखती है तो उसे समझ में आता है बैकी एक बटन गलत प्रेस कर रही है, क्योंकि मार्क के हिसाब से जो लास्ट बटन है वो कोई और होगा। और यही कारण था मार्क ने बैकी को इस डोर को ओपन करने के लिए कि मॉम को साथ लाने के लिए बोला था, क्योंकि उस लास्ट बटन के बारे में केवल उसकी मॉम ही जानती है। अब जब वो लोग सही तरीके से सारे बटन दबा देते हैं तो तुरंत ही वो गेट ओपन हो जाता है। और इस समय इन सबकी आंखों के सामने और दूसरी तरफ इस समय इनकी आंखों के सामने ही मार्क, थॉमस और मीमो ग्रिफन के सामने खड़े होते हैं। और मार्क अब जब सही मौका देखता है तो वो अपने उस लॉर्ड से ग्रिफन पर अटैक कर थॉमस को बचा लेता है। और अब इस चीज से ग्रिफन इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो उन पर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन सही समय पे वो डोर खुलने के कारण वो तीनों ही किसी तरह से खुद को बचाकर वापस अपनी दुनिया में आ जाते हैं, जो उस डोर को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि इसके लिए उसको मार्क को हराना जरूरी था। अब इस तरह से डिटेक्टिव, बैकी और पेट्रा ने भी खुद अपनी आंखों से ब्लैक टावर की दुनिया को देख लिया। और अच्छी बात ये होती है कि ये तीनों भी सेफली अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं और वो लोग जल्दी से उस डोर को बंद कर देते हैं। इसके बाद हम दूसरी तरफ दोबारा से उसी कोटियास नाम के आदमी को देखते हैं, जो इस समय अपनी वैन के अंदर बैठकर काफी अजीब चीज कर, जिसमें वो अपने मुंह के अंदर से एक अंडा निकालता है और कुछ ही टाइम में वो कोटियास भी अपने असली रूप में आ जाता है। और ये भी कोई और नहीं होता, वही मायावी जादूगर होता है जो किसी का भी रूप ले सकता है। और इस पॉइंट पर हम लोगों को ये बात क्लियर होती है, ये जो जादूगर मायावी है ये कोई एक नहीं है, ये काफी सारे हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये यहाँ पर केवल रूप बदल कर ग्रिफन का मिशन पूरा करने के लिए रह रहे हैं और ये अपनी जनसंख्या भी खुद ही बढ़ा रहे हैं। जैसे इसने अभी अभी अपने मुंह के अंदर से एक अंडा निकाला, वो भी एक मायावी जादूगर होगा। यहाँ दूसरी तरफ ब्लैक टावर की दुनिया में ग्रिफन पूरी तरह से फेल हो जाता है, मगर दोबारा से उसके वो गुलाम स्लेव हंटर उसको आकर ये बात बताते, उन लोगों के खदान का पूरा काम हो गया है और बस अब उन लोगों को कुछ और समय का वेट करना है। मतलब ये लोग अभी पूरी तरह से फेल नहीं हुए और इन लोगों का कोई और दूसरा भी प्लान है इंसानों की दुनिया में पहुंचने का, और उसी के लिए ये लोग उन खदानों में से बड़े बड़े पत्थरों को निकलवा रहे थे। दूसरी तरफ अब मार्क और थॉमस से मिलने हॉस्पिटल में उनकी मॉम पेट्रा आती है और अब वो उन दोनों से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है, क्योंकि आज तक उसने कभी भी उन दोनों पर भरोसा नहीं किया। लेकिन अब जब उसने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है तो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। और अब वो उन दोनों को वादा करती है कि उन लोगों को आगे से जब भी किसी चीज की जरूरत होगी तो वो उनके साथ रहेगी। और साथ में अब वो डिटेक्टिव मार्क की मॉम को ये भी भरोसा दिलाते हैं कि जो मर्डर के चार्जेस मार्क के ऊपर लगे हैं उन सबसे वो मार्क को बचा लेगा। और इसी के साथ मीमो, जिसकी अब 2 उंगलियां कट चुकी हैं, वो इतना सब कुछ होने के बाद भी मार्क और थॉमस का अभी भी अच्छा दोस्त है। अब इस सब के बाद मार्क सीधा ही जाकर बैकी से मिलता है, पर इससे पहले मार्क बैकी से मिल पाता, उसके पास सारा आकर वो फोटो जिसके अंदर बेन बैकी को किस कर रहा होता है वो फोटो मार्क को दे देती है, जिसे देखकर मार्क पूरी तरह से परेशान हो जाता है। और अब वो बैकी से कोई भी बात किए बिना ही वहाँ से चला जाता है। और अब वो दोबारा से घर पहुंचकर और अपनी फ्रस्ट्रेशन मिटाने के लिए दोबारा से उन किलो से हाथों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो रुक जाता है और वो ये सब नहीं करता। इसका मतलब अब मार्क ने अपने प्रेशर और अपने गुस्से को खुद ही कंट्रोल करना सीख लिया है और उसे अब इस सब की कोई जरूरत नहीं है। अब कुछ समय इसी तरह बीत जाता है जिसमें मार्क बैकी को लेकर काफी ज्यादा अंदर से डिस्टर्ब रहता है, लेकिन फिर से उसे ये बात समझ में आती है कि उसे जाकर एक बार बैकी से जरूर मिलना चाहिए और उसे इस समय बैकी को अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि एक बैकी ही थी जिसने उस पर उस समय भरोसा किया जब उसे सब पागल समझ रहे थे। तो वो उसी टाइम जाकर बैकी से मिलता है और अब इसी मुलाकात में उन दोनों का रिलेशन आपस में दोबारा से, और अब जब हम लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि सब कुछ ठीक हो गया, उसी टाइम हम लोग देखते हैं कि बेन, जो इस समय माया को लेकर उसकी कोमा की हालत में लेकर सीधा ही उस चर्च में पहुंचकर उस ब्लैक टावर की दुनिया में जाने वाले डोर को ओपन कर माया को लेकर उस दुनिया में चला जाता है, क्योंकि बेन को भी ये बात पता चलती है कि इस दुनिया में जाते ही इंसान फिजिकल सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो वो माया को ठीक करने के लिए उसको लेकर सीधा ही इस दुनिया में पहुंच जाता है। और ये चीज देखकर काफी खतरनाक लगती है, क्योंकि उनके अंदर जाते ही वो डोर भी अपने आप बंद हो जाता है। और अब एकदम एंडिंग पॉइंट पर हमें ये भी दिखाया जाता है कि ग्रिफन ने जो अपने उन सभी मजदूरों से माइनिंग करवा कर वो बड़े बड़े पत्थर निकलवाए थे, उनमें से एक पत्थर टूटता है, जिसके टूटते ही उसके अंदर से सींग वाला स्लेव हंटर निकलता है। मतलब ये सभी पत्थर ग्रिफन ने अपनी आर्मी बनाने के लिए इकट्ठे करवाए हैं, क्योंकि ग्रिफन की पावर है वो पत्थरों से बनी हुई
पत्थरों को कंट्रोल कर सकता है और अब ये सभी पत्थर उसकी हंटर की आर्मी बनने का काम करेगी। मतलब अभी ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी आगे ग्रिफन और भी ज्यादा पावर के साथ इंसानों की दुनिया को काबू करने का मकसद जरूर पूरा करेगा। पर इसी पॉइंट पर ग्रिफन सेशन 1 खत्म हो जाता है।